फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कल का टॉपिक है ये, उसी को हम आगे कर रहे हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। कौन कौन से फैक्टर है? सबसे पहला फैक्टर है कंसंट्रेशन का, सेकेंड फैक्टर है प्रेशर का, थर्ड फैक्टर है टेम्परेचर, फोर्थ है एडिंग ऑफ कैटलिस्ट, और फिफ्थ फैक्टर है एडिंग ऑफ और एडिशन ऑफ एनड केस। तो ये जो तीन फैक्टर है ना, ये वाले कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये जो तीन फैक्टर है इसको एक लॉ के अंतर्गत पढ़ेंगे जिसका नाम है ली सेटलियर प्रिंसिपल। क्या नाम है? ली सेटलियर प्रिंसिपल। इसमें हम पढ़ेंगे इसको तीनों को। ठीक है, कौन कौन से? इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन द इक्विलिब्रियम। अगर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है, फिर अगर हम रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, कम करते हैं, तो इक्विलिब्रियम का क्या होगा? वो डिस्टर्ब हो जाएगा क्या? हाँ, डिस्टर्ब तो हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा वो हमें पता करना है। अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं, ठीक है, कब? जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है, अगर हम प्रेशर बढ़ा देते हैं या प्रेशर कम कर देते हैं रिएक्टेंट साइड में या प्रोडक्ट साइड में, तो इक्विलिब्रियम का क्या होगा, वो किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, ये हमें डिस्कस करना है। इक्विलिब्रियम के टाइम पे अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, रिएक्टेंट का टेम्परेचर बढ़ा दें या फिर प्रोडक्ट का टेम्परेचर बढ़ा दें, या रिएक्टेंट और टेम्परेचर प्रोडक्ट दोनों का टेम्परेचर हम कम कर दें, रिएक्टेंट साइड में कम कर दें या प्रोडक्ट साइड में कम कर दें टेम्परेचर, तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, ये हमें डिस्कस करना है। किस में हम डिस्कस करेंगे? इस लॉ के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो है बच्चों एडिशन ऑफ कैटलिस्ट, ये अभी हम पढ़ लेंगे। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, ये अभी हम पढ़ेंगे। तो हमें पता है बच्चों कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट आर दो सब्सटेंस विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। वो क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं। तो अगर फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज होती है ना, फॉरवर्ड रिएक्शन आपको पता है, जब भी इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है तो बैकवर्ड रिएक्शन और फॉरवर्ड रिएक्शन वो क्या हो जाती है? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन दोनों क्या हो जाती है? इक्वल हो जाती है। इसके लिए मैं हम यहाँ पे क्या लिखते हैं बच्चों? आर एफ, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ये क्या है? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आर फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये आप लोग सभी को पता होगा। अगर हम कैटलिस्ट का यूज करते हैं इक्विलिब्रियम पे, तो अगर फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ती है ना, अगर फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ती है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज होती है, तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन भी इंक्रीज होगी। कहने का मतलब है जो इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम जल्दी अटेंड हो जाएगा। क्या होगा? इक्विलिब्रियम विल अटेंड फास्ट। और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ इक्विलिब्रियम के ऊपर फर्क पड़ेगा। इक्विलिब्रियम विल अटेंड फास्ट, ठीक है। और इक्विलिब्रियम शिफ्ट नहीं होगा। अगर हम कैटलिस्ट यूज करते हैं ना, तो इक्विलिब्रियम कोई भी डायरेक्शन में नहीं जाएगा, ना तो फॉरवर्ड जाएगा ना बैकवर्ड जाएगा, सिर्फ इक्विलिब्रियम फास्ट एस्टेब्लिश हो जाएगा। अगर इक्विलिब्रियम को मान लो किसी भी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आने में लगते हैं 1 घंटा, जैसे आपने रिएक्टेंट ले लिए, रिएक्टेंट क्या करेंगे? प्रोडक्ट बनाएंगे, फिर प्रोडक्ट भी क्या करेंगे? रिएक्टेंट बनाएंगे। यही होता है इक्विलिब्रियम में। मान लो इस एस्टेब्लिश इसको आने में टाइम लग जाता है 1 घंटा, 1 घंटे का टाइम लगता है सपोज। अगर हम कैटलिस्ट का यूज करते हैं तो ये जो टाइम है ना वो कम हो जाएगा। ये 10 मिनट भी हो सकता है, 5 मिनट भी हो सकता है,
30 मिनट भी हो सकता है। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ये कैटलिस्ट की नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, मतलब सिर्फ इक्विलिब्रियम जल्दी अटेंड हो जाएगा। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, दोनों की स्पीड क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। दोनों की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी तो जिस स्पीड में फ्लोटिंग बनेगी उसी स्पीड में क्या बनेगा? रिएक्टेंट भी बनने लग जाएगा। तो इक्विलिब्रियम कहीं पे भी शिफ्ट नहीं होगा, सिर्फ वो जल्दी अटेंड हो जाएगा एडिशन करने से। किसका? कैटलिस्ट का एडिशन करने से। एक ये जो लास्ट पॉइंट है ये हम पढ़ लेते हैं बच्चों, इनर्ट गैस का। कोई भी रिएक्शन है जो कैसी है बच्चों, किस टाइप की रिएक्शन है वो? रिवर्सिबल रिएक्शन है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, N2 + 3H2 क्या बनेगा? अमोनिया बनती है। अब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया है। अब इस कंडीशन पर अगर हम क्या करें, इस कंडीशन पर अगर हम क्या ऐड कर दें? इनर्ट गैस यूज करें। इनर्ट गैसेस अगर हम ऐड करते हैं रिएक्टेंट साइड में या प्रोडक्ट साइड में, अगर हम क्या डालते हैं बच्चों? इनर्ट गैस डालते हैं। तो इनर्ट गैस कौन कौन सी है आपको पता है? हीलियम है, नियोन है, आर्गोन है। ये सारी गैसेस कैसी है? इनर्ट गैसेस है, जो किसी से रिएक्ट नहीं करती है। तो अगर कंटेनर में हम मिक्स कर देंगे, जैसे कंटेनर में हमारे पास में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसेस है, उसमें उसी कंटेनर में अगर मैं हीलियम गैस भी मिक्स कर देता हूँ तो हीलियम गैस क्या है? इनर्ट गैस है, ये किसी से रिएक्ट नहीं करेगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में, रिएक्टेंट की साइड में और प्रोडक्ट की साइड में कंसंट्रेशन को इंक्रीज नहीं करेगी। इस साइड में कंसंट्रेशन को इंक्रीज नहीं करेगी, ना इसकी कंसंट्रेशन को डिक्रीज करेगी। इसी टाइप से अगर मैं प्रोडक्ट साइड में इनर्ट गैसेस यूज करता हूँ, डालते हैं, अगर हम इनर्ट गैस ऐड करते हैं किस साइड में? प्रोडक्ट साइड में, तो ये इंक्रीज नहीं करेगी, किसकी? कंसंट्रेशन को इंक्रीज नहीं करेगी, कंसंट्रेशन को डिक्रीज नहीं करेगी। मतलब इनर्ट गैस अगर हम यूज करते हैं ना, तो इक्विलिब्रियम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि इनर्ट गैस किसी से भी रिएक्ट करती नहीं है। ये इसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाती नहीं है, कंसंट्रेशन को कम करती नहीं है। तो ये 4 और 5 पॉइंट ये हमने डिस्कस कर लिए हैं। 3 पॉइंट जो है ना बच्चों, कंसंट्रेशन, प्रेशर एंड टेम्परेचर, इसको इस पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे ली सेटलियर प्रिंसिपल के अंदर। तो चलो बच्चों शुरू कर लेते हैं ली सेटलियर प्रिंसिपल। तो इतना आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में लिख के बताओ बच्चों, समझ में आया हमें। आज का पॉइंट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसके ऊपर हमेशा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। और लो कौन सा है? ली सेटलियर प्रिंसिपल। इसको आप अच्छे से समझेंगे। ली सेटलियर प्रिंसिपल देखो, ये लोग क्या कहता है, ध्यान से समझेंगे, ध्यान से देखेंगे कि अगर कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, अगर कोई भी सिस्टम किस में है बच्चों? इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, और उसमें अगर कंसंट्रेशन में, उस समय अगर उसमें कंसंट्रेशन में चेंजेस कर दिया जाए, कंसंट्रेशन बढ़ा दी जाए, कम कर दी जाए, टेम्परेचर में चेंजेस कर दिया जाए, टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, टेम्परेचर कम कर दिया जाए, या प्रेशर में चेंजेस कर दिया जाए, प्रेशर कम कर दिया जाए या प्रेशर बढ़ा दिया जाए, तब क्या होगा? इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा। तो ये इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा? उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिस डायरेक्शन में इसके इफेक्ट को हम क्या कर सकते हैं? अनडू कर सकते हैं। ये पूरा इसका स्टेटमेंट है, इसको मैं अभी आपको लिख के बताऊंगा। ये भी मैंने आपको समझाने के लिए इस टाइप से बताया है। मतलब क्या है, अगर कोई भी सिस्टम, कोई भी केमिकल रिएक्शन किस में है? इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, और उस इक्विलिब्रियम की कंडीशन में अगर हम उसका कंसंट्रेशन चेंज करते हैं, उसकी क्या करते हैं बच्चों? उसका टेम्परेचर चेंज करते हैं, उसके प्रेशर में कुछ चेंजेस करते हैं, तो इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा। या तो वो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, या तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, या फिर वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा या फिर वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। अब ये फॉरवर्ड जाएगा, ये बैकवर्ड जाएगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ये कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर हम टेम्परेचर को चेंज करें तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, प्रेशर के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो किस टाइप से डिपेंड कर रहा है इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसका स्टेटमेंट हम
लीसेटले प्रिंसिपल का स्टेटमेंट यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो ध्यान से देखेंगे और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चों, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ध्यान से देखेंगे। इफ ए सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम is subjected to a change in concentration, temperature or pressure, then the equilibrium shifts in a direction that tends to undo the effect of the change imposed। ये इसका स्टेटमेंट है। मतलब वापस मैं समझाता हूँ, ध्यान से समझेंगे। अगर किसी भी सिस्टम में जो इक्विलिब्रियम में है, सिस्टम कैसे है बेटा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम में है सिस्टम, ठीक है ना। जैसे हम बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस में हम देख चुके हैं, उसमें क्या कर दिया जाए, उसकी कंसंट्रेशन में चेंजेस कर दिया जाए, टेम्परेचर में चेंजेस कर दिया जाए, या फिर प्रेशर में चेंजेस कर दिया जाए, तब जो इक्विलिब्रियम है ना वो शिफ्ट हो जाएगा। किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा जिधर उसके इफेक्ट को कम किया जा सके। हमने क्या किया है, टेम्परेचर को बढ़ाया। सपोज किसी भी केमिकल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम में थी और उसमें टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया, तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा जिधर टेम्परेचर को कम हो सके, जिधर टेम्परेचर कम हो सके। अगर हमने कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया, इक्विलिब्रियम कंडीशन में हमने क्या किया, कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया, तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा जिधर कंसंट्रेशन को कम किया जा सके। अगर हमने प्रेशर को बढ़ा दिया तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा जिधर की प्रेशर को कम कर सके, प्रेशर कम हो सके। तो जो हम काम करेंगे ना बेटा, मतलब सिस्टम में जो भी हम चेंजेस करेंगे ना, सिस्टम में जो भी हम चेंजेस कर रहे हैं ना, सिस्टम उसका जस्ट ऑपोजिट बिहेव करेगा, ठीक है। सिस्टम उसका जस्ट ऑपोजिट बिहेव करेगा। अगर मैं कंसंट्रेशन बढ़ाता हूँ, ध्यान से समझेंगे, इक्विलिब्रियम में अगर मैं सिस्टम में क्या बढ़ा दूँ, कंसंट्रेशन बढ़ा दूँ, तो सिस्टम क्या करेगा, इसका ऑपोजिट काम करेगा। तो कंसंट्रेशन मैंने बढ़ाया तो सिस्टम क्या करेगा, उसकी कंसंट्रेशन को कम करने का काम करेगा। तो कम करने का काम करेगा तो इक्विलिब्रियम उसी डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा जिधर की कंसंट्रेशन को कम किया जा सके। अगर सिस्टम में मैं क्या बढ़ा देता हूँ बेटा जी, टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ, तो ये सिस्टम क्या करेगा, उसका ऑपोजिट काम करेगा। मैंने क्या किया है, टेम्परेचर बढ़ाने का काम किया है, सिस्टम में हमने टेम्परेचर बढ़ाया है, तो सिस्टम क्या करेगा, इस टेम्परेचर को डिक्रीज करने का काम करेगा। तो इक्विलिब्रियम उसी डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, उसी डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा जिधर की इस टेम्परेचर को हम, जिधर की ये टेम्परेचर क्या हो सके, कम हो सके। अगर हम सिस्टम में हमने क्या बढ़ा दिया बेटा जी, प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, तो सिस्टम उसी डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा जिधर की प्रेशर को कम किया जा सके। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी अभी तक। अब हम इसके बहुत सारे एग्जांपल्स ले लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन का। तो कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है, ध्यान से समझेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन। इक्विलिब्रियम में है कोई रिएक्शन और उसमें हमने कंसंट्रेशन को चेंज कर दिया, तो जनरल एक इक्वेशन मान लेते हैं। जनरल इक्वेशन हमने मान ली ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी, ये हमने एक जनरल इक्वेशन मान ली। अब इस इक्विलिब्रियम कंडीशन पे हम क्या करते हैं, कुछ अमाउंट में ए और बी और ऐड कर देते हैं।
ए और बी क्या कर देते हैं, ए और बी क्या करते हैं हम इसमें और हम ऐड करते हैं, कुछ अमाउंट में ए और बी क्या कर देते हैं और इसमें ऐड करते हैं। तो जब हम ए तो पहले से था हमारे पास में, ए और बी हमारे पास में पहले से ही रिएक्टेंट थे, कुछ ए को हमने और क्या कर दिया, ऐड करवा दिया, कुछ ए को हमने क्या कर दिया और ऐड कर दिया, इसके अंदर ए और ऐड करवा दिया, बी को बी में ऐड कर दिया। तो कुल मिला के क्या हो गई, इनकी अमाउंट बढ़ गई, अमाउंट बढ़ गई ना, अमाउंट बढ़ गई, इसका मतलब इनका क्या हो गया, कंसंट्रेशन बढ़ गया। अब कंसंट्रेशन बढ़ गया तो अब ये इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। इक्विलिब्रियम क्या हो गया बेटा, डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि आपने इनकी कंसंट्रेशन बढ़ा दी। तो अब सिस्टम क्या करेगा, हमने काम किया है कंसंट्रेशन बढ़ाने का, हमने काम किया है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाने का हमने काम किया है। तो सिस्टम क्या करेगा, इसका जस्ट ऑपोजिट काम करेगा। हमने कंसंट्रेशन बढ़ाई है तो सिस्टम क्या करेगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को कम करेगा। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कब कैसे कम हो सकती है, जब ये ए और बी आपस में रिएक्ट करके क्या बना ले, सी और डी बना ले, ठीक है ना। मतलब ये क्या हो जाए, कंज्यूम हो जाए। अगर ये कंज्यूम हो जाएंगे तो इसकी अमाउंट कम हो जाएगी, इनकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। तो अगर हम रिएक्टेंट साइड में कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगी, इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, इक्विलिब्रियम बेटा जी शिफ्ट हो जाएगा इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन। समझ में आया। इसी टाइप से इक्विलिब्रियम में है सपोज, और अब हमने ए और बी की कंसंट्रेशन नहीं बढ़ाई है, वैसी की वैसी रखी है। हमने क्या कर लिया, सी और डी की कंसंट्रेशन बढ़ा दी है, सी और डी की क्या कर दी है, कंसंट्रेशन बढ़ा दी है। सी और डी पहले से थे हमारे पास में प्रोडक्ट के फॉर्म में, हमने क्या किया, सी और डी को और ऐड करवा दिया। तो सी और डी को और ऐड करवा देंगे तो क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है ना, प्रोडक्ट का जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगा बेटा जी, बढ़ जाएगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। अब हमने काम किया है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ाने का, तो सिस्टम काम क्या करेगा, सिस्टम इसके जस्ट ऑपोजिट काम करेगा, इसका जस्ट ऑपोजिट काम करेगा। हमने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाई है तो सिस्टम क्या करेगा, इसकी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को कम करने का काम। तो इसकी कंसंट्रेशन को कैसे कम किया जा सकता है, आप सोच के बताओ। अगर ये प्रोडक्ट आपस में रिएक्ट करके क्या बना ले वापस, अगर ये प्रोडक्ट जो है वापस रिएक्ट करके जल्दी से जल्दी क्या बना ले, ए और बी बना ले, मतलब प्रोडक्ट क्या बना ले, रिएक्टेंट बना ले। अगर प्रोडक्ट क्या बना ले बेटा जी, रिएक्टेंट बना ले, तो प्रोडक्ट की जो अमाउंट है ना, ये कम हो जाएगा, इसका प्रोडक्ट का अमाउंट कम हो जाएगा, ये खत्म होने लग जाएगा, प्रोडक्ट कम होने लग जाएगा, है ना। मतलब इसकी कंसंट्रेशन वापस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हमने क्या किया, कंसंट्रेशन को बढ़ाया, तो सिस्टम क्या करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा। किस डायरेक्शन में चलेगी ये रिएक्शन, मतलब ये जो इक्विलिब्रियम है वो किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। अंडरस्टूड, पॉइंट समझ में आ गया, समझ में आया बच्चों आपको पॉइंट। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं बच्चों, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, सेकंड पॉइंट, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो हमने बताया बेटा, टेम्परेचर की बेसिस पे या कोई भी केमिकल रिएक्शंस, कुछ केमिकल रिएक्शंस आपको पता है हीट रिलीज करती है, कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती है जो क्या करती है, हीट को एब्जॉर्ब करती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ heat evolve or release, the chemical reactions are divided into two category, exothermic reaction and endothermic reaction। नाम तो सुना ही होगा आपने, है ना। on the basis of heat release or evolve, on the basis of heat release or absorb, the chemical reactions are divided into two category, exothermic chemical reactions and endothermic chemical reaction, endothermic chemical reaction। एंडो का मतलब क्या होता है, हीट को अंदर लेना। एक्सो का मतलब क्या, एग्जिट, मतलब हीट को बाहर निकालना, हीट को क्या करना, बाहर निकालना, है ना। तो एंडो का मतलब होता है हीट को अंदर लेना, मतलब जो हीट को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। उस रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ऐसे रिएक्शंस जिसमें हीट रिलीज होती है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो क्या होगा अगर हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें या डिक्रीज कर दें, तो अलग अलग टाइप की जो केमिकल रिएक्शंस है ना, उस पर अलग अलग टाइप का इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन को
कंसिडर करते हैं। तो सपोज हमारे पास में एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, ये इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, और ये गैस है, सब पता है आप सभी बच्चों को। अब इसके लिए जो डेल्टा एच की वैल्यू है वो है -92.4 किलो जूल। कोई भी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, कैसे पता चलेगा? एंथैल्पी चेंज से हमें पता चलेगा। देखो एंथैल्पी चेंज कितना है, नेगेटिव में है, एंथैल्पी चेंज नेगेटिव में है, तो जब भी नेगेटिव साइन आता है इसका मतलब क्या है, सिस्टम क्या कर रहा है, हीट को रिलीज कर रहा है। अगर सिस्टम हीट रिलीज कर रहा है इसका मतलब रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। अब देखो रिएक्शन खुद ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना। अब इस रिएक्शन में अगर मैं क्या करता हूँ, टेम्परेचर को इंक्रीज करवा देता हूँ, टेम्परेचर क्या करता हूँ, इंक्रीज करता हूँ, वैसे ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसको हीट की आवश्यकता ही नहीं है। ये तो क्या करती है, हीट को रिलीज करती है, इसको पास में एक्सेस में जो हीट होती है वो क्या करती है, बाहर निकालती है। अब इस कंडीशन में टेम्परेचर मैं बढ़ा देता हूँ, इस कंडीशन में मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ। सपोज मैंने ये जो रिएक्टेंट ना, रिएक्टेंट साइड में मैंने क्या किया, टेम्परेचर को बढ़ाया है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, मैंने टेम्परेचर बढ़ाया मतलब मैंने हीट इसको प्रोवाइड की है, मैंने इसको हीट प्रोवाइड की है। जबकि सिस्टम चाहता है कि मैं हीट को क्या करूँ, रिलीज करूँ, तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट काम है ना। तो मुझे बताओ ये जो रिएक्शन है ये इसके फेवरेबल कंडीशन है या अनफेवरेबल कंडीशन है, ये इसकी फेवरेबल कंडीशन है या अनफेवरेबल कंडीशन है इसके लिए, मतलब इसको हीट की आवश्यकता नहीं है। दिस रिएक्शंस डू नॉट रिक्वायर एनी टाइप ऑफ हीट और टेम्परेचर। ये जो रिएक्शन है ना किसी टाइप की हीट या टेम्परेचर को इसको जरूरत नहीं है, इसके लिए हमें हीट की आवश्यकता नहीं है। इस रिएक्शन के लिए ये खुद क्या कर रही है, हीट को रिलीज कर रही है। तो ऐसी कंडीशन में अगर मैं हीट बढ़ाऊंगा ना तो ये रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में आ जाएगी, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में चलेगी। ये रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड हो जाएगी, मतलब इसकी जो इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो इक्विलिब्रियम है ना वो किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब अगर देखो ध्यान से देखेंगे, इसी रिएक्शन के लिए अगर मैं क्या करूं, टेम्परेचर को कम कर देता हूं, टेम्परेचर में क्या करता हूं, टेम्परेचर को कम करता हूं। अगर मैं टेम्परेचर कम करूंगा तो ये रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में चलेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगी। किस डायरेक्शन में चलेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर हमें ज़्यादा अमोनिया बनाना है, अगर हमें ज़्यादा अमोनिया बनाना है तो हमें क्या करना होगा, टेम्परेचर को कम से कम रखना होगा, टेम्परेचर को कम रखना होगा, तब ज़्यादा अमोनिया अमोनिया बनेगा। बात समझ में आ रही है आपको। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसके लिए हीट की रिक्वायर नहीं होती है, जिसके लिए हीट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो खुद हीट को रिलीज करती है, इसके लिए हीट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इन ऐसी रिएक्शंस को हमें हीट प्रोवाइड नहीं करना है। अगर हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे ना तो इक्विलिब्रियम कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, कहने का मतलब यही है, इक्विलिब्रियम कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। ये बात आपको अभी तक पता चल गई होगी। अब अगर दूसरी रिएक्शन की बात करते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन की, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में आपको मैं एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ बच्चों, डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल बता रहा हूँ। एंडोथर्मिक रिएक्शन जो डेली लाइफ पे आप लोग डेली डे टू डे लाइफ में आप लोग देखते होंगे, आप ऑब्जर्व भी करते होंगे कि ग्लूकोज को अगर हम मुंह में रखते हैं, ग्लूकोज पाउडर को, तो हमें वो ठंडा ठंडा लगता है ना, कूलिंग लगती है। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज को डिजोल्व होने के लिए एनर्जी चाहिए, हीट चाहिए, और वो हीट कहाँ से लेता है, हमारे हमारे मुंह से वो क्या लेता है, हमारे माउथ की इंटीरियर जो पार्ट है ना वहाँ से वो क्या लेता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो हीट को एब्जॉर्ब करता है तो हमें क्या लगता है, कूलिंग लगती है। इसी टाइप से अगर हम शुगर को डिजोल्व करवावे, डिसोल्यूशन ऑफ शुगर, डिसोल्यूशन ऑफ शुगर, डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज ए एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब ये क्या करेगी, वाटर से हीट को एब्जॉर्ब कर लेगी। मतलब जो सॉल्यूशन बनेगा ना शुगर में, अगर मैं पानी मिला दूं या पानी में मैं शुगर मिला दूं, एक ही बात है, शुगर सॉल्यूशन बनेगा, शुगर सॉल्यूशन। तो इसका जो टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर
सपोज मेरे पास में वाटर है जिसका टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। मैंने कुछ अमाउंट में शुगर मिक्स की है, तो जो शुगर सॉल्यूशन बनेगा ना उसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। जो नया टेम्परेचर आएगा वो 25 डिग्री सेल्सियस से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कुल मिला के कहने की बात ये है कि ये जो रिएक्शन है ना, डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इज ए एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है। अब इस रिएक्शन के लिए मैं क्या करूं, अगर मैं हीट को बढ़ा देता हूं, इसके लिए अगर मैं हीट देता हूं, तो ये रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में प्रोसीड होगी, ये इक्विलिब्रियम, अगर इक्विलिब्रियम में है तो ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। तो आपको पता है बच्चों, 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, दूसरे होते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और तीसरे होते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देयर आर 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ dissolution of any solid into liquid. Unsaturated solutions क्या होते हैं, those type of solution in which more amount of solute can be added in the given amount of solvent. ऐसे सॉल्यूशन जिसके अंदर हम ज्यादा अमाउंट में सोल्यूट को ऐड कर सकते हैं उसे हम बोलते हैं अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या कहते हैं, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे हमने एक गिलास पानी ले लिया, एक गिलास पानी ले लिया और उसमें 1 चम्मच शुगर ऐड कर रहे हैं, सिर्फ 1 चम्मच, 1 स्पून ऑफ शुगर हम इसमें ऐड कर रहे हैं। तो 1 चम्मच शुगर ऐड करेंगे तो इसमें आराम से इसको डिसॉल्व करवा सकते हैं। मतलब इसमें अभी भी और गुंजाइश है कि अभी उसमें और शुगर को ऐड करवा सकते हैं, अभी इस पानी में और गुंजाइश है, मतलब इस पानी की कैपेसिटी है और शुगर को डिसॉल्व करने की। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं, अगर मैं इस सेम पानी में, इस सेम सॉल्यूशन के अंदर मैं शुगर ऐड करवाता जाऊं तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि उसमें और ज्यादा शुगर डिसॉल्व होना क्या हो जाएगी बच्चों, डिसोल्यूशन ऑफ शुगर क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगा। मतलब मैं जितनी भी शुगर ऐड करूंगा वो शुगर क्या हो जाएगी, नीचे जाके सेटल होने लग जाएगी, वो पीपीटी के फॉर्म में नीचे जाके सेटल होने लग जाएगी, उसका क्रिस्टलाइजेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं बेटा जी, सेचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, सेचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब अब क्या हो गया, ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आ गया, ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन अटेंड हो गई। सेचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम की कंडीशन अटेंड कर लेते हैं। सेचुरेटेड सॉल्यूशंस इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होते हैं। अब इस कंडीशन को मुझे डिस्टर्ब करना है तो क्या करूंगा मैं, इसको हीट प्रोवाइड करेंगे। इसको हीट प्रोवाइड करने का मतलब है, इसको हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन को गर्म करेंगे। अगर इस सॉल्यूशन को हम गर्म करेंगे तो उसमें कुछ अमाउंट में और शुगर हम ऐड करवा सकते हैं। मतलब सेचुरेटेड सॉल्यूशन को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट करवा सकते हैं। कब करवा सकते हैं, जब उसको हम क्या कर दें, हीट दे दें। तो आपको पता चल गया होगा अब कि अगर इक्विलिब्रियम की कंडीशन को डिस्टर्ब करना है तो अगर दो टाइप की रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर हम हीट सप्लाई करेंगे तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसको हीट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो खुद हीट को रिलीज करती है। उस कंडीशन में अगर हम हीट को बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। ये बातें आप सभी बच्चों को समझ में आ चुकी होगी। यस, तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं बच्चों, थर्ड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। हाँ, अब ध्यान से देखेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर को। तो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर हमें कहाँ देखने को मिलेगा, अगर रिएक्शंस में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किस फॉर्म में है बेटा जी, गैसियस कंडीशन में। किस कंडीशन में है वो, गैसियस कंडीशन में। कौन कौन, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों किस फॉर्म में है, गैसियस कंडीशन में है। तो उस समय हमें प्रेशर का इफेक्ट देखने को मिलेगा। ध्यान से देखेंगे, बहुत ही सिंपल इक्वेशन में बता रहा हूँ। फिर एक और सेम केमिकल इक्वेशन बता रहा हूँ जो अब आपको याद हो चुकी होगी। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया। तो नाइट्रोजन आप सभी बच्चों को अब पता चल गया होगा बच्चों, गैस होती है, हाइड्रोजन गैस होती है, अमोनिया भी गैस होती है। ठीक है, अब ये देखो रिएक्टेंट भी गैस में है,
रिएक्टेंट भी गैसेस फॉर्म में है, प्रोडक्ट भी गैसेस फॉर्म में है। अब हम क्या करते हैं, प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, प्रेशर को इंक्रीज करके देखते हैं तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में प्रोसीड होगी। हमने क्या किया, देखो प्रेशर को इंक्रीज किया है, ध्यान से देखेंगे जो हम काम करते हैं ना, जो भी हम चेंजेस करेंगे सिस्टम उसका जस्ट ऑपोजिट काम करेगा। ये आपको अगर याद रह गई ना बात, जो चेंजेस हम करते हैं सिस्टम जस्ट उसका ऑपोजिट काम करता है। अगर ये पॉइंट आपको याद में रह गया तो ली सेटलियर प्रिंसिपल के जितने भी इफेक्ट है ना, कंसंट्रेशन का इफेक्ट, टेम्परेचर का इफेक्ट और प्रेशर का इफेक्ट, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और प्रेशर, ये आपको आराम से आ जाएगा समझ में, और आपके इसके एग्जांपल्स भी आराम से कर पाओगे। आप आराम से बता पाओगे कि जो इक्विलिब्रियम है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा या इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, या आप आराम से बता पाओगे। अगर ये बातें समझ में आ गई कि जो हम काम करते हैं, जो भी चेंजेस हम करते हैं ना सिस्टम पे, सिस्टम उसका जस्ट ऑपोजिट बिहेव करता है। जैसे अगर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस हमने कंटेनर में लिया है और हमने क्या कर दिया है, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया है, तो सिस्टम इसको जस्ट ऑपोजिट काम करने का, जस्ट ऑपोजिट काम करेगा। तो ये टेम्परेचर, इसको प्रेशर को रिलीज करना है, प्रेशर को डिक्रीज करना है, तो प्रेशर डिक्रीज किस कंडीशन में हो सकता है, देखो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, रिएक्टेंट साइड में 1, नाइट्रोजन का 1 मोल है, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 3 मोल्स है, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द रिएक्टेंट साइड 4 मोल्स। रिएक्टेंट साइड में टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 4। अब प्रोडक्ट की साइड में देखेंगे, प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, सिर्फ 2, तो नंबर ऑफ मोल्स किधर कम है, प्रोडक्ट की साइड में नंबर ऑफ मोल्स कम है। तो प्रेशर को कम करना है तो रिएक्शन को कौन सी डायरेक्शन में प्रोसीड करवाना है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करवाना है। जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम है तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में प्रोसीड हो जाएगी, मतलब जो इक्विलिब्रियम है वो कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई, बात समझ में आई आपको, ठीक है। एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, ध्यान से समझेंगे। N2O4 gives 2NO2। अब मुझे आप बताएंगे कि इसमें अगर रिएक्टेंट साइड में, जो रिएक्टेंट है ना, रिएक्टेंट इस साइड में प्रेशर को इंक्रीज करने से क्या होगा। इफ वी इंक्रीज द प्रेशर in the reactant side, then the equilibrium will shift in the forward direction, or in the backward direction. Write in the chat box, जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताओ बच्चों। यस, गीता ने सही लिखा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। और भी तो लिखो, और बच्चे भी तो है, आप लोग क्यों नहीं। हाँ, प्रणव ने लिखा, वेरी गुड। बैकवर्ड जाने का रीजन क्या है, ध्यान से देखेंगे। अभी जो हमने बताया है ना, अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, हमने प्रेशर को इंक्रीज किया है तो सिस्टम को प्रेशर को डिक्रीज कराना है। सिस्टम को क्या करना है, प्रेशर को डिक्रीज करना है। प्रेशर डिक्रीज किधर होगा, जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम है। इधर नंबर ऑफ मोल्स कितने, 1 मोल, इधर नंबर ऑफ मोल्स कितने, 2 मोल, तो नंबर ऑफ मोल्स किधर कम है, इस साइड में नंबर ऑफ मोल्स कम है, तो रिएक्शन रिएक्शन इस डायरेक्शन में प्रोसीड हो जाएगी। तो इक्विलिब्रियम है ना, इक्विलिब्रियम पूरा शिफ्ट हो जाएगा, मतलब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, अब इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा वो। अब ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने लग जाएगी। अगर हमने प्रेशर बढ़ा दिया, अगर हमने रिएक्टेंट साइड में, बेटा जी रिएक्टेंट साइड में हमने प्रेशर बढ़ाया, किस साइड में बढ़ाया, रिएक्टेंट साइड में हमने प्रेशर बढ़ाया है, रिएक्टेंट साइड में हमने प्रेशर बढ़ाया है, तो ये जो रिएक्शन है ना फिर फॉरवर्ड नहीं जाएगी, इक्विलिब्रियम में भी नहीं रहेगी, ये इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा किधर, मतलब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा और फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये रिएक्शन चलने लग जाएगी। इसका मतलब NO2 है ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, ये डीकम्पोज होकर, ये आपस में कंबाइन होकर क्या बना लेगी, N2O4 गैस बनाना स्टार्ट कर देगी। रिएक्टेंट की साइड में ये जो चीजें है ना, ये वाली, ये हमें मिलने लग जाएगी, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगी। हाँ, तो आपको समझ में अब आ चुका है। तो ये हमने सारे डिस्कशन कर लिए हैं बच्चों। अब हम नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो आज हम स्टार्ट कर ही लेते हैं, वैसे टाइम हमारे पास में बहुत कम है। आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ये हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन आज हम पढ़ लेते हैं, वैसे हम कल से हम इसको अच्छे से स्टार्ट कर लेंगे।
इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स। तो सबसे पहले तो आप ये समझो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। ऐसे सब्सटेंस जो पानी में जाकर क्या हो जाते हैं, अपने रेस्पेक्टिव आयंस के अंदर डिसोसिएट हो जाते हैं, उन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। एग्जांपल बताता हूँ, बहुत सिंपल, आपने बचपन में पढ़ लिया होगा NaCl के बारे में, है ना। 6 क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो NaCl के बारे में, है ना। NaCl सोल्ट, जिसको हम पानी में डालते हैं तो ये अपने आयंस के अंदर